Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, this is the analysis of news, the Hindu newspaper for 2nd of November 2024. कल 1 नवंबर था, कल के दिन अखबार नहीं आया था बिकॉज ऑफ द दिवाली सेलिब्रेशंस. आज से हम स्टार्ट करेंगे. सैटरडे का न्यूज़पेपर है 2 नवंबर का. देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है. ये इंटरनेशनल एडिशन है. जो भी न्यूज आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और जो नहीं भी है लेकिन उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा. ठीक है ना. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज की खबर के साथ, जिसमें है जीएसटी रिसीट्स द ग्रोथ हैज पिक्ड अप बट स्टिल ऑफ द टारगेट. ठीक है ना. इसमें आया कि जीएसटी की जो हमारी रिसीविंग यानी रेवेन्यू कलेक्शन है फ्रॉम द जीएसटी, किस तरीके से वो बढ़ा है, लेकिन अभी भी जो पीक अचीव किया था उससे काफी दूर है. जैसे कि आप इस ग्राफ को देखें तो जो पीक था वो 2024 के मतलब मिड में ही आपको देखने को मिला था. 2,10,000 करोड़ के आसपास आपको दिख रहा होगा. इसके अलावा अभी आप देखेंगे तो 187 है. हालांकि ये ग्रोथ है बट स्टिल इट्स नॉट द हाईएस्ट. ठीक है. अब इस न्यूज आर्टिकल में जीएसटी की रिसीट्स आपसे कोई नहीं पूछेगा, बट दे कैन आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग जीएसटी एंड ऑल. है ना. तो आज के जो नोट्स मैंने बनाए उसमें जीएसटी के बारे में भी लिखा है, जो कुछ फाइनल डिटेल्स है, प्लस मैं आपको पीआईबी का भी एक आर्टिकल दिखा दूंगा जिससे मैंने कुछ नोट्स निकाले हैं. तो पहले अगर हम बात करें जीएसटी की, तो फाइनल डिटेल्स में कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये, है ना. कभी आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है स्टेटमेंट टाइप्स में, तो इनडायरेक्ट टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. मतलब कि जो फाइनल कंजम्पशन की जगह होती है वहां पर ये टैक्स लगाया जाता है. अब फाइनल कंजम्पशन की जगह कहाँ होती है, जहां कस्टमर खरीदता है, कंज्यूमर खरीदता है. फॉर एग्जांपल आप बिस्किट का पैकेट लेने जाते हो तो आप फाइनल कंज्यूमर हो गए और वो कस्टमर की तरह आप एक्ट कर रहे हो. ठीक है ना. तो द टैक्स बर्डन इज बोर्न बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर. जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, द टैक्स बर्डन इज borne by the ultimate consumer regardless of where the product has been originated. मतलब उसके ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, उसके एंड पे डिपेंड करता है, इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी इसे कहते हैं. अब जिसको लाया गया है वो वन नेशन वन टैक्स की फिलॉसफी के तहत लाया गया है. काफी पहले से ये बात चल रही थी, लेकिन वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री नहीं है जिसने इसको लाया है. फ्रांस 1954 में पहली कंट्री थी जो कि जीएसटी लेकर के आई थी. फ्रांस इन 1954 वाज द फर्स्ट कंट्री. बात करें जीएसटी के कंट्रोल की, तो डुअल कंट्रोल है, क्योंकि इसको सेंट्रल भी लेवी करता है और स्टेट भी लेवी करती है. जीएसटी में दो कंपोनेंट होते हैं, हमने देखा सीजीएसटी होता है, एक स्टेट जीएसटी होता है और एक इंटीग्रेटेड आईजीएसटी भी होता है. तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों का इंक्लूजन रहता है. स्लैब्स की बात करें तो 4 टैक्स के स्लैब्स है, 5%, 12%, 18% एंड 28%. बाकी टैक्स कंजम्पशन भी, एग्जाम्पशन भी होता है कुछ कैटेगरीज में जिसमें 0% टैक्सेशन रहता है. ठीक है ना. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट और दूसरा होता है रिवर्स टैक्स मैकेनिज्म होता है, वो भी मैंने आपको लिखा है. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि जैसे कोई बिजनेस है, अब वो अपने हर, जैसे उसने स्टील खरीदा तो उसके लिए भी टैक्स दिया होगा, उसने रबड़ खरीदी उसके लिए भी टैक्स दिया होगा, फिर उसने सब मिला करके गाड़ी बना ली. ठीक है ना. तो आपने क्या किया, जब आपके अलग अलग स्टेजेस हैं, इनपुट के जो स्टेजेस हैं, वो फाइनल टाइम पे आप क्या होते हैं, वो माइनस हो जाते हैं, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. ठीक है ना. और इसमें एक देखो लिखा है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब जो रिसिपिएंट होता है एक सर्विस का, जो रिसिपिएंट होता है सर्विस का, जो कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स के साथ डील कर रहा होता है. मतलब ऐसी सर्विस अगर आप ले रहे हो जो किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप ले रहे हो, तो यू विल पे जीएसटी ऑन बिहाफ ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड सप्लायर. तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये दो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी थे जो आपको नहीं पता है तो अच्छी बात है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है ना. अब यहाँ पे एक मैंने फैक्ट शीट भी करके रखी है, मैं इसको शेयर कर दूंगा वेबसाइट पे temsis.com पे, तो इस पे आप पूरा देख सकते हो कि जब इसको लाया गया था तो 1 जुलाई 2017 से लाया गया था. दो इंपॉर्टेंट की टर्म्स इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो बिल था उसको 115th अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, 2011 में आया था. और इसका जो फिर दोबारा बिल आया था, इसके अलावा देखो वो आया था 122वां अमेंडमेंट जीएसटी बिल 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था. और फाइनली जो एक्ट आया था वो था 101st अमेंडमेंट एक्ट. 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज इनैक्टेड. 2016 में इसको इनैक्ट कर दिया गया था और 2017 1 जुलाई से इसको फाइनली लॉन्च किया गया था. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आई होप आपको जीएसटी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन जरूरी थी, अभी तो बहुत इंफॉर्मेशन है, बट जितनी आपको अभी, अगर आप न्यू कमर हैं या आप न्यू कमर नहीं भी है, तो कुछ कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने क्या सोचा है कि जब भी न्यूज एनालिसिस अपन करेंगे और इस तरीके से जो स्टेट्स की न्यूज आती है, जैसे गोवा की आज एक न्यूज आई है, तो ऑब्वियस सी बात है गोवा के स्पीकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन
अभी हम देखेंगे कि गोवा के बारे में कुछ एक स्टेट के बारे में डेली मैं आपको एक एक फैक्ट बताता जाऊंगा, कुछ चीजें बताता जाऊंगा। उससे क्या है कि आपका मतलब जो स्टेट के ऊपर कमांड हो जाएगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्लस कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं। तो गोवा के बारे में अगर हम बात करें तो 5 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स, जीआई टैग इसको मिले हुए हैं गोवा को, जिसमें फेनी है जिसको कैश्यू फेनी बोलते हैं, खोला चिली इसकी फेमस है, हरमाल चिली बहुत फेमस है, गोवा के खाजे, गोवन खाजे बहुत फेमस है, एंड मिंडोली बनाना। तो याद रखिएगा 5 जीआई टैग्स मिले हैं, फेनी, कैश्यू फेनी, खोला चिली, हरमाल चिली, गोवा के खाजे और मिंडोली बनाना। ठीक है ना। लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अरेबियन सी में इसका बॉर्डर है। कैपिटल है पणजी या पंजिम जिसको बोलते हैं। कल्चर इज वेरी पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस्ड हेरिटेज है, वाइब्रेंट फेस्टिविटी टाइप का कल्चर है। एंड जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उसमें मांडोवी विच इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ गोवा, मांडोवी इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ गोवा। एंड जुआरी दूसरी रिवर जो है वो जुआरी है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन गोवा, याद रखिएगा। एंड अदर रिवर्स हैं जैसे चापोरा, साल, तेरेखोल, ये कुछ और नदियां हैं। नेशनल पार्क्स की बात करें तो भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको पहले मोलेम भी कहा जाता था, तो अगर MOLLE मोलेम नाम आता है या भगवान महावीर नेशनल पार्क आता है, दोनों आपको याद रखना है गोवा में ही है। ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड याद रखिएगा ये सारे। और नेत्रावली भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे है। रामसर साइट्स की बात करें तो नंदा लेक 2022 में आई थिंक मिला था, इसको 2021 लिखा हुआ है। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसर साइट, नंदा लेक। एंड सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज आल्सो, चोराओ आइलैंड है वहां पर ये सिचुएटेड है। इट इज नोन फॉर रिच मैनग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है ना, मैनग्रोव के लिए भी जाना जाता है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ट्राइब्स की बात करें तो गावड़ा, कुनवी, वेलीप, ये कुछ ट्राइब्स है जो यहाँ पे हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस गोवा कल्चर एंड गोवा की जो फैक्ट शीट, जिसमें मैंने लगभग सारी चीजें आपको बता दी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले जो न्यूज है वो देखो, लिखा है स्पाउसल प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट एंड एविडेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय वायलेटिंग द प्राइवेसी इज इनएडमिसिबल। तो पहली तो हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। अगर आर्टिकल आप देखें आर्टिकल 21, उसके अंदर आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी 2017 में बहुत फेमस केस है, केएस पुट्टास्वामी केस है। ठीक है ना, मैं आपको नाम भी लिख के दिखा देता हूँ, इंटरनेट में मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आप देखें केएस पुट्टास्वामी केस, ठीक है, दैट्स अ वेरी फेमस केस, केएस पुट्टास्वामी केस। अगर आप देखें इस केस को, लॉलेक्स में अपन ने खोला है। सो इट इज द केस वाज इन 2017 सुप्रीम कोर्ट एंड इट इज रिगार्डिंग द राइट टू प्रिवेसी। इतने ऐड आते हैं लोग के। देखो यहाँ पे लिखा था क्या क्या इशू डिस्कस हुए थे इस केस में, तो वेदर और नॉट देयर इज एनी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पहले के भी केस थे, जैसे कि MP शर्मा एंड अदर्स वर्सेस सतीश चंद्रा एंड खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, है ना। जैसे पहले के जो केस थे उनमें जो था वो राइट टू प्राइवेसी को नहीं माना गया था, बट नाउ राइट टू प्राइवेसी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडर आर्टिकल 21। क्या होता है, कई बार यूपीएससी यही बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां पे लोगों को भूल जाता है, 19 मारने लगते हैं या कुछ ऐसा मार देता है। ठीक है ना, सो इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, याद रखिएगा। एंड ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है। ठीक है ना, आगे मूव करते तो यहाँ पे जो प्राइवेसी है इसके बारे में कभी और जजमेंट आया है फ्रॉम द मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, जिसमें हस्बैंड ने वाइफ के अगेंस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स और उसके कॉल रिकॉर्ड्स और इस तरीके से ऑब्टेन किए थे, विच वाज नॉट इन लीगल टर्म्स। मतलब कि जैसा BNS और BNSS में लिखा गया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा गया उस तरीके से उन्होंने नहीं अचीव किए थे, बाकी दूसरे तरीके से अचीव किए थे वो कॉल रिकॉर्ड्स और ये सब। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, सॉरी मदुरई की जो कोर्ट है, बेंच है जो मद्रास हाई कोर्ट की, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, आप केवल केवल वही डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट कर सकते हो विच हैज बीन ऑब्टेन्ड लीगली। फॉर एग्जांपल लीगली का मतलब क्या है कि अगर हम BNS के देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखें, तो सेक्शन 63 एंड 39 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, एंड सेक्शन 79A IT एक्ट 2000 का कहता है कि द पर्सन हु इज डिजायरस ऑफ रिलाइंग ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एविडेंस
मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिल्मिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब पहले आपको फिल्मिंग करते समय उसके सबमिट करना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, तब जाकर के आप वो इंक्लूड कर सकते हो एज ए एविडेंस, ठीक है ना, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब मुझे आर्गुमेंट हो सकता है सही ना लगा हो, लेकिन आप लोग को मैं बताना जरूरी समझता हूँ। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट जो होता है इट इज द बेडरॉक ऑफ एनी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। और अगर हम इस तरीके से एविडेंसेस इंक्लूड करने लगे और स्वीकार करने लगे तो ये प्रमोट करेगा स्नूपिंग को, और कल को हस्बैंड्स एंड वाइफ जो है एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से स्नूपिंग करते रहेंगे, विच वी कैन नॉट प्रमोट, है ना। इट डिस्ट्रॉयज द फैब्रिक ऑफ द मैरिटल लाइफ, एंड देयरफॉर हम इस तरीके से अलाउ नहीं कर सकते कि यू प्राई ऑन द प्राइवेसी ऑफ सम अदर पर्सन विच इज सो क्लोज टू यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जजमेंट जानना जरूरी था, कल को कुछ आता है लिखने के लिए तो आप उसमें लिख सकते हैं और केस स्टडी में यूज कर सकते हैं। देन विवेक देवरॉय बहुत फेमस पर्सनालिटी है, पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, एंड ही इज नो मोर नाउ। वैसे इनकी अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो यू कैन रीड हिज वेरी फेमस बुक्स आर देयर। अथर्ववेद मेरी बहुत वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बुक्स है विवेक देवरॉय जी की। अथर्ववेद वेदों के ऊपर काफी ज्यादा इन्होंने लिखा है, एंड अथर्ववेद का बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन, इनका एक शो भी आता था जिसमें अलग अलग टेम्पल्स के बारे में ये बताते थे, अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताते थे। एंड ही वॉज अ नोटेड ऑथर, इकोनॉमिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी ऑल्सो, एंड याद रखिएगा पद्मश्री का अवार्ड मिल चुका है। एंड ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल चेयरमैन सिंस 2017। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ नीति आयोग, एंड संस्कृत स्कॉलर थे हु ट्रांसलेटेड भगवत गीता, वेदास एंड द रामायण एंड महाभारत इन इंग्लिश, है ना, उसको ट्रांसलेशन भी किया है। जैसे अथर्ववेद इज इन इंग्लिश, जो आप इनकी पढ़ेंगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड हिम। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, दैट वन सजेशन आई कैन मेक, क्योंकि मैंने वो किया हुआ है। I hope you got clarity regarding that. Now, India is silent after US imposes sanctions on 19 entities, Indian entities. अब वैसे यूएस ने 400 से ज्यादा एंटिटीज पे सैंक्शन किया, बट इंडिया की भी 19 एंटिटीज हैं। मोस्ट ऑफ द बेंगलुरु फर्म्स, दिल्ली फर्म्स आर देयर जहाँ पे उनको सैंक्शन किया गया है। एंड अभी इंडिया ने कोई स्टेटमेंट्स पे दिया नहीं है, बट हाँ थोड़ा टेंशन है, कह सकते हो कि आप, जो कि रशिया के साथ जो हमारी क्लोजनेस देखने को मिली है उस कारण उसका भी इम्पैक्ट हो सकता है, एंड दैट इज अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इंडिया स्पेल्स आउट फिनेंस नीड्स फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो जो अभी मैंने 15 से 30 अक्टूबर तक का वीडियो बनाया है कंपाइल्ड, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये डिस्कस भी किया है। सीओपी जो 16 है, यानी कि सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो है, ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का है, ठीक है ना, सीबीडी का है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ये सीओपी 16 है, और ये इस बार कहाँ हो रहा है, काली कोलंबिया में हो रहा है। तो याद रखिएगा, काली CALI कैली कोलंबिया में ये हो रहा है, एंड इट स्टिल टेकिंग प्लेस। 1 तारीख तक हुआ था। अब यहाँ पे हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू उठाया वो है फिनेंस का इशू, कि भाई बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होना चाहिए, बट उसके लिए एक इंटरनेशनल फाइनेंस मैकेनिज्म होना चाहिए। एंड ये इंटरनेशनल फाइनेंस मैकेनिज्म जो है वो ऑलरेडी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट 19 में भी मेंशन्ड है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी CBD COP में ही एक्सेप्ट किया गया था। याद रखिएगा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टारगेट्स, उस टारगेट में 19वां जो टारगेट है वो आप देखेंगे तो फिनेंस के लिए ही, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए ही, ठीक है ना। KMGBF क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क क्या है? दे आर गोल्स, है ना, याद रखिएगा ये गोल्स एग्री किए गए हैं इन ऑर्डर टू रिवर्स एंड स्टॉप द बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030। 2030 तक बायोडाइवर्सिटी लॉस को रिवर्स करना है, ना केवल स्टॉप करना है बल्कि रिवर्स करना है बायोडाइवर्सिटी लॉस को बाय 2030। KMGBF का सबसे इंपॉर्टेंट गोल यही है, याद रखिएगा, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बोलते हैं। दिस इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट है जिसका नाम है DSI, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा। अभी कोलंबिया में इसके ऊपर बात भी चल रही है कि किस तरीके से जो इक्विटेबल शेयरिंग एंड बेनिफिट्स हैं, अगर आप जेनेटिक डेटा को अपलोड करते हो ऑर्गेनिजम्स के इन द ग्लोबल डेटाबेस, तो ये ग्लोबल डेटाबेस में जो जेनेटिक डेटा है ऑर्गेनिजम्स का, फ्लोरा का, फौना का, उसके लिए ये डिजिटल सीक्वेंस इंटरफेस की बात की जा रही है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की बात की जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो जीन रिलेटेड डेटा है, जो जेनेटिक डेटा है ऑफ द फ्लोरा फौना, उसको शेयरिंग की बात की जा रही है, उसके अपलोडिंग की बात की जा रही है ऑर्गेनिजम्स की इन द ग्लोबल डेटाबेस, ठीक है ना। याद रखिएगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एडिटोरियल में जीरोइंग
इन ऑन द मीथेन डिप्लोमेसी एट COP29। अब जो COP29 बात चल रही है, COP29 UNFCCC का है। अभी हमने देखा CBD का COP16 चल रहा है, और UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसको फिनांस COP भी कहा जाता है। 29 COP चल रहा है, ये 29 COP चल रहा है, 29 COP होगा, ठीक है ना, 11 से 22 नवंबर तक होगा, ठीक है ना। याद रखिएगा इस बार जो होस्ट कंट्री है वो अजरबैजान है, याद रखिएगा द होस्ट कंट्री इज अजरबैजान। अब थोड़े से मैं इसके फैक्ट्स मैंने लिख रखे हैं, तो मैं वहां से आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू द फैक्ट्स फ्रॉम देयर। लीड आर्टिकल के नाम पे मैंने इसको डाला भी है, लीड एडिटोरियल के नाम पे। तो इस बार लोकेशन जो है वो बाकू अजरबैजान में है। फोकस जो रहेगा, फर्स्ट न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस गोल जो है, विच इज नोन एज द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, NCQG याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे NCQG क्या है, तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, दिस इज फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है ना, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस बनाने के लिए ये किया जाएगा। एजेंडा जो अजरबैजान ने प्रस्तुत किया है वो है किस तरीके से दे कैन इंक्रीज द बैटरी स्टोरेज, हाउ दे कैन एक्सपैंड द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स, दे कैन रिड्यूस द मीथेन एमिशन। मेन जो पॉइंट है वो है किस तरीके से मीथेन एमिशन को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। मीथेन का रिडक्शन होगा तो क्या फायदे होंगे, तो याद रखिएगा कि इट इज मीथेन जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 30% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सिंस द प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स। इसके अलावा 28 टाइम्स ग्रेटर देन CO2, इसका जो वार्मिंग पोटेंशियल होता है, गर्म करने का पोटेंशियल होता है, इट इज 28 टाइम्स हायर देन CO2, ठीक है ना, एंड इट इज 84 टाइम्स मोर पोटेंट। की स्ट्रेटजीज की बात करें तो जो नियर टर्म टेम्परेचर राइज है उसको कम करने के लिए मीथेन का एमिशन कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप। अब यहाँ पे देखें, यूएस और चाइना के बारे में भी बताया था इस आर्टिकल में, तो यूएस एंड चाइना ने कोलैबोरेट किया ऑन द मीथेन रिडक्शन विच इज स्पॉन्सरिंग समिट एट COP28, है ना, याद रखिएगा। एक याद रखिएगा ग्लोबल मीथेन प्लेज भी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट मी टेल यू अबाउट ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है, लेट्स सी दैट एज वेल, ठीक है। कहाँ कौन सा, कोई भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये आप देख सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंट ने इसको अनाउंस किया था, विच इज एन यूएस EU लेड एफर्ट टू कट मीथेन एमिशन बाय अ थर्ड बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब कि 1/3 तक मीथेन एमिशन जो है उसको कम करना है बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब 2030 तक, ठीक है ना। ये याद रखना, ये COP26 के पहले जो कि यूके ग्लासगो में होने वाला था, उस समय ये अनाउंस किया गया था, ठीक है ना। सो यहाँ पे पैक्ट में यूएस और EU ने सेट किया था टारगेट एटलीस्ट 30% फ्रॉम ग्लोबल मीथेन एमिशंस 2020 लेवल्स में बाय 2030, याद रखिएगा। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड एट द ग्लोबल मीथेन प्लेज, ठीक है। मीथेन की बात करें तो इट इज अ सिंपल हाइड्रोकार्बन विच कंसिस्ट CH4 इसका फॉर्मूला होता है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं, एंड इट इज फ्लेमेबल, यूज्ड एज अ फ्यूल, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, एंड ह्यूमन सोर्सेज से बहुत ज्यादा, लाइफ स्टॉक फार्मिंग से बहुत ज्यादा होता है, राइस के एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा मीथेन निकलता है, गाय से, ये जो आपका एनिमल हस्बेंड्री है ना, वहां से भी बहुत सारे मीथेन निकलता है, एंड बायोमास की बर्निंग से तो निकलता ही। तो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो आई होप यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है, बाकी अभी डिटेल्स याद रखिए, ज़्यादा बेटर है COP29 के बारे में, है ना, मीथेन के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, तो आप याद रखिएगा। आगे मूव करते देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। एक मैप मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आर्मेनिया का दिखा दूंगा, और एक न्यूज और है, तो एक न्यूज आई थी एक्चुअली क्रिटिकल मिनरल्स के रिगार्डिंग, तो बस उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है वो है कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स हैं इंडिया के। तो याद रखिएगा, इंडिया के 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है, जिसमें ए से एंटीमनी, बी से बेरिलियम, बी से फिर बिस्मथ, सी से कोबाल्ट, सी से कॉपर, फिर जी से गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट ना, फिर एच से है हैफनियम, आई से इंडियम,
एल से लिथियम, देन एम से मोलिब्डेनम, एन से नायोबियम, देन निकल, देन प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, पीजीई जिसको बोलते हैं। फिर फास्फोरस है, पोटैश है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, देन रीनियम, सिलिकॉन हो गया, स्ट्रॉन्शियम, टैंटेलम हो गया, टेल्यूरियम, टिन हो गया, टाइटेनियम, टंगस्टन हो गया, वेनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम। ये 30 हैं जिसकी लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली हुई है कि दे आर द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक बार और दो बार और सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा वैसे ही। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। एंड इसके अलावा एक मैप जो आपको दिखाना था, तो लेबनीज, हाँ, लेबनान का मैप दिखाना था। तो लेट मी शो यू द मैप ऑफ लेबनान एंड इजराइल। लेबनान एंड इजराइल मैप, लेट्स सी दैट एज वेल। एक बार हम लेबनान और इजराइल का मैप देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों ने काफी बार देखा होगा, बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट टू सी इट, ठीक है। हम्म तो वैसे बहुत ही आसान है इसका। अगर आप मैप देखें तो लेबनान है, इसका बॉर्डर इधर सीरिया से है, फिर इधर इसराइल से है, और इधर जो गोलन हाइट वाला पार्ट है वहां पे भी ये बॉर्डर शेयर करता है। बाकी लेबनान मेडिटेरेनियन सी से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो है पार्ट, ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। तो यू कैन सी दैट, ये इस वाले में ज्यादा क्लियर आपको दिख जाएगा, है ना। लेट्स सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन भी है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, वो लेबनान है ना, नीचे आपका इसराइल है, यहाँ पे गोलन हाइट्स से शेयर होता है। गोलन हाइट्स इज सीरिया का पार्ट था जिसपे इसराइल ने कब्जा कर लिया था। जॉर्डन का पार्ट था इधर वेस्ट बैंक वाला, जिसपे इसराइल ने कब्जा कर लिया था, है ना। और इधर साइड इजिप्ट का पार्ट था, ये जो गाजा वाला पार्ट है वहां पे कर लिया था कब्जा, ठीक है। बाकी ये मेडिटेरेनियन सी है जो कि बॉर्डर शेयर करता है लेबनान से भी, इसराइल से भी, और आपके इजिप्ट से भी। So I hope you got clarity regarding this map as well. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.